हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने चैप्टर नंबर 5 जो था उसको कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब जो है हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे, जो कि कहता है ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, जो कि 100 से स्टार्ट होकर के 146 तक है। इसमें जो है हम 5 पार्ट्स में जो है इस चैप्टर को पढ़ेंगे। फर्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा ऑफेंस इफेक्टिंग लाइफ, जो कि 100 से स्टार्ट होकर के 113 तक है। ठीक है, उसके बाद में हम हार्ट को पढ़ेंगे, जो कि 114 से 125 तक है। उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के बारे में, जो कि 126 और 127 में है। उसके बाद में फोर्थ आता है क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। ये चैप्टर अपने आप में पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी छोड़ने का नहीं है। सारा का सारा जितने भी सेक्शंस हैं सभी इंपॉर्टेंट है, 128 से 136। ना उसके बाद आता है किडनैपिंग एंड एब्डक्शन, वो होता है 137 से 146 तक। ठीक है, इस चैप्टर की शुरुआत जो हम करेंगे वो करेंगे ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ पे। ठीक है, जो कि 100 से स्टार्ट होती है और 113 तक है। ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से पढ़ना है कि यदि आपने जो है यहाँ पर कुछ मिस किया तो उसमें जो है यदि आपको समझ में नहीं आया तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो सकती है बाद में, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते। अब आते हैं, बेरेंट खोल लीजिए सेक्शन नंबर 100 पर। ठीक है, उससे पहले कल्पेबल होमोसाइड। ठीक है, सेक्शन नंबर 100। कल्पेबल होमोसाइड पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि होमोसाइड क्या होता है। ठीक है, कि होमोसाइड होता क्या है। आप होमोसाइड पढ़ोगे कि होमोसाइड होता क्या है। होमोसाइड होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको, मानववध। एक मानव के द्वारा दूसरे मानव का वध करना ही होमोसाइड होता है। ठीक है, एक मानव के द्वारा दूसरे मानव का वध करना होमोसाइड होता है। अब होमोसाइड दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, किस किस तरीके का हो सकता है। होमोसाइड दो तरीके होता है, एक लॉफुल होता है, एक अनलॉफुल होता है। सही कह रहा हूं ना, एक लॉफुल होता है और एक अनलॉफुल होता है। जो लॉफुल होता है वो जस्टिफिकेबल होता है। ठीक है, ये जस्टिफिकेबल होता है और अनलॉफुल होता है नॉन जस्टिफिकेबल। ठीक है, ये जो होता है इसमें पनिशमेंट दी जाती है। जो नॉन जस्टिफिकेबल होता है इसलिए पनिशमेंट दी जाती है और जस्टिफिकेबल में कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती। जैसे कि हम जो चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ के आए थे जनरल एक्सेप्शंस का। ठीक है, जनरल एक्सेप्शन में यदि कोई ऑफेंस होता है तो वो क्या होता है, वो जस्टिफिकेबल होता है। उसमें किसी व्यक्ति को जो है सजा नहीं दी जाती उस एक्ट को करने के लिए। ठीक है, जनरल एक्सेप्शन। लेकिन जो अनलॉफुल ऑफेंस होता है, अनलॉफुल होमोसाइड होता है, जो नॉन जस्टिफिकेबल होता है, उसमें जो है उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलती है। जैसे कि पहला सेक्शन 103 मर्डर, सॉरी 101 पनिशमेंट पे आ गए, 101 सेक्शन 100 के सॉरी सेक्शन 101 में जो है, जो यदि कोई ऑफेंस करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। राइट, उसके बाद में यदि कोई डेथ बाय नेग्लिजेंस करता है, ठीक है, क्या करता है, डेथ बाय नेग्लिजेंस, जो 106 है। ठीक है, उसके बाद में यदि कोई अबेटमेंट ऑफ सुसाइड करता है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, तो ये भी क्या है, ये अपने आप में क्या है, ये पनिशेबल है, जो कि अनलॉफुल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि होमोसाइड दो तरीके का होता है, एक अनलॉफुल होता है, एक लॉफुल होता है। लॉफुल जो होता है वो जस्टिफिकेबल होता है, और ये जो है चैप्टर नंबर 3 जनरल एक्सेप्शन जो हमने पढ़ाया था वो है। उसके बाद आता है अनलॉफुल पर, जो नॉन जस्टिफिकेबल होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन नंबर 100।
सेक्शन नंबर 100 ये क्या बात करता है? ये कहता है कि होमोसाइड क्या है। खोले ना मेरे, कल्पेबल होमोसाइड। कल्पेबल होमोसाइड क्या है? ये कहता है आपराधिक मानववध हिंदी में। तो एक बार पढ़ते हैं। हु एवर कोज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट, जो कोई किसी एक्ट के द्वारा किसी की क्या करता है? डेथ करता है। विद द इंटेंशन ऑफ कॉज डेथ, किसी की इंटेंशन है कि उस व्यक्ति की जो है डेथ करी जाए। जो कोई आशय पूर्वक किसी व्यक्ति की हत्या करता है और विद द इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी एज लाइक टू कॉज डेथ, और क्या करता है? आशय पूर्वक उस व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है जिस क्षति से, जिसके परिणाम स्वरूप जो है उसकी डेथ हो जाती है। और विद नॉलेज दैट ही लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, और उसको जो है ज्ञान होता है इस चीज का कि यदि एक्ट किया गया तो इससे जो है किसी की डेथ हो सकती है। कमिट द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमोसाइड, तो वो क्या करता है? तो वो करता है कल्पेबल होमोसाइड। अब इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स लिखते हैं, फिर हम उसको बाद में आपको समझाएंगे। देखिए एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु हो जाना संभाव्य है, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करे मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानववध का अपराध करता है। देखिए विद इंटेंशन, ठीक है, हिंदी में लिखता हूं, पहले दोनों में लिख देता हूं। Whoever cause, सबसे पहले बेयर को तोड़ना सीखेंगे, जैसे हमने बताया था कॉज डेथ, ठीक है, बाय डूइंग एन एक्ट, विद द इंटेंशन ऑफ कॉज डेथ, ठीक है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉज डेथ, वो एक्ट जो है इंटेंशन पूर्वक किया गया हो, आशय पूर्वक, सॉरी कॉज इंटेंशन कॉज डेथ, हिंदी में बोलते हैं इसको मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। इसके एसेंशियल एलिमेंट्स को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है? सेकंड पॉइंट क्या बनेगा इसका? दूसरा, और विद द इंटेंशन टू कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज लाइकली टू कॉज डेथ, उसको जो है ऐसी कॉज मतलब बॉडीली इंजरी दी गई जिसकी वजह से जो है उसकी डेथ हो गई। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी likely to cause death। हिंदी में लिखेंगे जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होना संभव हो। संभाव्य, ठीक है। उसके बाद में थर्ड आएगा इंटेंशन का। विद द नॉलेज दैट ही लाइक बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, ठीक है, विद नॉलेज लिख देते हैं, बस इतना ही लिख देते हैं, जगह कम है। विद नॉलेज, इसको बोलते हैं ज्ञान रखा हो, ज्ञान हो उस चीज का, यह ज्ञान रखते हुए, ठीक है।
कि उससे डेथ हो सकती है। तो ये जो है ये जो है पूरा बेयर एक्ट है। आप इसको जो है पॉइंट्स में याद रख सकते हैं। पहला, हूएवर कॉज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉज डेथ, कोई कार्य किया गया हो इस आशय से ताकि किसी की जो है मृत्यु कारित की जा सके। या फिर दूसरा कहता है कि ऐसी शारीरिक क्षति दी गई हो जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई हो। थर्ड कहता है कि उसको नॉलेज हो इस चीज की, यदि एक्ट करेगा तो उसकी उससे डेथ हो सकती है। तो ये है, ठीक है, ये है कल्पेबल होमोसाइड। कल्पेबल होमोसाइड को और अच्छे से समझने के लिए जो है पहले इसको एक्सेप्शंस को इलस्ट्रेशंस को पढ़ते हैं, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक भी इलस्ट्रेशन जो है आपको छोड़ना नहीं है। इलस्ट्रेशन ए देखेंगे। ए एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस आशय से बिछाता है कि उसके द्वारा मृत्यु कारित करने का यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है। देखिए, पहले मैं एक और चीज़ बता दूं, जो डेथ और कल्पेबल होमोसाइड में कंफ्यूज होंगे तो आपको, यदि आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आप जो है कंफ्यूज ना हो। जब हम डेथ को पढ़ेंगे तो कल्पेबल होमोसाइड और डेथ में जो है आपको बिल्कुल डिफरेंस एकदम से समझा देंगे। क्योंकि यदि हम कल्पेबल होमोसाइड के समय ही आपको डेथ और कल्पेबल होमोसाइड में डिफरेंस समझाएंगे तो उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि अभी आपको कल्पेबल होमोसाइड नहीं पता होगा बहुत सौ को, तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन होगा। तो इससे बेटर ये होगा कि पहले जो है कल्पेबल होमोसाइड पढ़ें और जब डेथ समझा देंगे उसके बाद में जब दोनों में हम डिफरेंस बता देंगे, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन को देखते हैं। एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस आशय से बिछाता है कि उसके द्वारा मृत्यु कारित करे, या ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि संभाव्य है कि उसके द्वारा मृत्यु कारित हो। डी यह विश्वास करते हुए कि भूमि दृढ़ है उस पर चलता है और गिर जाता है और मारा जाता है। ए ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है, ठीक है। ए ने यहाँ पर आपराधिक मानववध का अपराध क्यों किया, कोई बता सकता है? ठीक है, देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी कल्पेबल होमोसाइड में ये होती है कि संभावना होती है कि उस व्यक्ति की जो है जान बच भी सकती है। जरूरी नहीं है कि उसकी डेथ हो ही हो, एक संभावना होती है कि उसकी डेथ हो भी सकती है और उसकी डेथ नहीं भी हो सकती है, ठीक है। यदि उसकी डेथ हो जाती है तो वो आता है कल्पेबल होमोसाइड। अब इसमें जैसे कि ए ने जो है क्या किया, एक गड्ढा खोद दिया और उस पर जो है घास बिछा दी। अब डी जो है वहां से चलता हुआ है, डी ये समझ रहा था कि भूमि जो है वो सुदृढ़ है, लेकिन उसको नहीं पता था कि यहाँ पर जो है गड्ढा है और वो उसमें गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब जरूरी नहीं था कि बी जो है, जो डी है, वो डी नाम का व्यक्ति वहीं से होकर गुजरे जहां पर गड्ढा है, जरूरी नहीं था, क्योंकि वो जो है अपनी दिशा भी चेंज कर सकता था। तो इसमें संभावना थी, एक ही तो इंटेंशन थी कि वो किसी की उससे उस एक्ट से किसी की डेथ हो सकती है। तो इस वजह से जो है ये कल्पेबल होमोसाइड होगा, ठीक है। उसके बाद में बी देखते हैं। बी क्या कहता है? ए यह जानता है कि डी एक झाड़ी के पीछे है। ए जो है ये जानता है कि डी जो है, जैसे कि ए जो है वही, उसको ये पता है कि डी जो है वो इन झाड़ियों के पीछे है, ठीक है। झाड़ी भी नहीं बनानी आती छोड़ो। बी ये नहीं जानता, किंतु बी को ये नहीं पता, ठीक है। बी ये नहीं जानता कि डी वहां पर है। डी की मृत्यु कारित करने के आशय से यह जानते हुए कि उससे डी की मृत्यु कारित होना संभाव्य है, बी को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए ए उत्प्रेरित करता है। ए जो है डी की डेथ कॉज करने के लिए उस झाड़ी पर जो है गोली चलाने के लिए बी को उत्प्रेरित करता है, जबकि बी को नहीं पता कि डी वहां पर है। उसके बाद में बी गोली चलाता है और डी मर जाता है, डी को मार डालता है। यहां हो सकता है कि बी किसी भी अपराध का दोषी नहीं हो, किंतु ए ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है। हो सकता है कि बी को जब इस चीज का ज्ञान नहीं था कि वहां पर जो है डी है, तो हो सकता है कि बी ने यहां पर कोई ऑफेंस ना किया हो, नो ऑफेंस, लेकिन यहां पर ए ने जो है कल्पेबल होमोसाइड किया है, ठीक है। कल्पेबल होमोसाइड उकसाया है, क्योंकि इसको पता था, इसी की वजह से इसने ऐसा एक्ट किया जिसकी वजह से बी ने जो है वहां पर फायरिंग की। मतलब एक्ट किया था, इसको नॉलेज थी कि यदि फायरिंग होगी तो इसकी डेथ हो सकती है, बी को तो कुछ पता ही नहीं था। उसके बाद आते हैं सी पर। सी क्या कहता है? सी इलस्ट्रेशन देखेंगे। ये इलस्ट्रेशन सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी इलस्ट्रेशन को छोड़ना नहीं है। यदि आपने छोड़ दिया तो उससे जो है आप ही को नुकसान होगा। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, 100 के और 101 के इलस्ट्रेशंस जो हैं भर भर के पूछे जाते हैं। उसके बाद सी देखेंगे। सी क्या कहता है?
एक मुर्गे को मार डालने और उसे चुरा लेने के आशय से उस पर गोली चलाकर बी को, जो एक झाड़ी के पीछे है, मार डालता है। ए जो है एक मुर्गे को पकड़ रहा होता है, ठीक है, और उसको पकड़ने, उसको मारने के इंटेंशन से जो है वो उस पर गोली चला देता है, लेकिन गोली उसको ना लग करके बी को लग जाती है, जो कि किसी झाड़ी के पीछे होता है। अब यहाँ पर जो है, किंतु ए ने यह नहीं जानता था कि बी वहां, इस ए को ये पता ही नहीं था कि बी वहां पर है। यहाँ यद्यपि ए विधि विरुद्ध कार्य कर रहा था, तथापि वह आपराधिक मानववध का दोषी नहीं है। भले ही यहाँ पर जो है उसने गोली चलाकर अनलॉफुल ऑफेंस किया है, लेकिन फिर भी वो जो है उसका दोषी नहीं है, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं था, वो उसकी डेथ का दोषी नहीं होगा, क्योंकि उसको पता नहीं था कि वो बी वहां पर है, क्योंकि उसका आशय बी को मार डालने का या ऐसा कोई कार्य करे जिससे मृत्यु कारित संभाव्य हो, मृत्यु कारित करने का, क्योंकि उसकी जो इंटेंशन थी, यहां पर याद रखें इंटेंशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है, इंटेंशन, आशय, इसको बोलते हैं मेंसरिया। मेंसरिया का होना, मेंसरिया का होना एसेंशियल एलिमेंट्स है कल्पेबल होमोसाइड के लिए। यदि किसी की मेंसरिया नहीं है, इंटेंशन नहीं है, तो उसको जो है कल्पेबल होमोसाइड में वो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर भी जो है ये कल्पेबल होमोसाइड नहीं होगा। उसके बाद आते हैं इलस्ट्रेशन पर। इलस्ट्रेशन से पहले जो है, अब एक बार इसके जो है, चलो पहले इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं फिर बताएंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन तो पढ़ लिए, एक्सेप्शन पर आते हैं, एक्सप्लेनेशन पर, सॉरी। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? ए पर्सन हु कॉज बॉडीली इंजरी टू अनदर पर्सन हु इज लेबरिंग अंडर ए डिसऑर्डर। ए जो है, सॉरी, कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति को जो क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचाता है, जो कि पहले से ही किसी रोग से ग्रस्त है या फिर कोई अन्य अंग शैथिल्य है, उसको क्या है, डिसऑर्डर है, डिजीज है और बॉडीली इन्फर्मिटी है, एंड देयर बाय एक्सेलरेट्स द डेथ ऑफ दैट अदर शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज दिस डेथ। तो वो क्या है, दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित त्वरित कर देता है, जिससे मृत्यु कारित हो, यह समझा जाएगा। कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को, जो किसी विकार से, रोग से, अंग शैथिल्य से ऑलरेडी ग्रस्त था, उसको शारीरिक क्षति पहुंचाता है और उसके द्वारा दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित कर देता है, जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है। अब ए नाम का व्यक्ति जो है बी को, जो कि पहले से ही क्या है, इन्फॉर्म है, डिसऑर्डर में डिसऑर्डर, ये कहां से लिख दिया मैंने, बॉडीली इन्फॉर्म डिसऑर्डर है यार, डिसऑर्डर और डिजीज, ठीक है, ये तीन है। बी नाम का व्यक्ति जो है इन्फॉर्म है, डिसऑर्डर है या किसी डिजीज से ग्रस्त है, उसको जो है क्या करता है, उसको शारीरिक क्षति पहुंचाता है, बॉडीली इंजरी देता है, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से जो है इसकी डेथ हो जाती है। तो यहां पर जो है ए ने क्या ऑफेंस किया है, क्या यहां पर ए ने कल्पेबल होमोसाइड किया है? नहीं, यहां पर ए ने जो है डेथ कमिट की है, यहां पर ए ने डेथ कमिट की है, तो वो डेथ के लिए लायबल होगा। क्यों लायबल होगा? जब हम सेक्शन नंबर 101 पढ़ेंगे तब जो है उसके साथ में हम इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 2 को बताएंगे कि क्यों ये मर्डर था, ठीक है, और क्यों ये मर्डर नहीं था। उसके बाद में बी पर, अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि ये जो है मर्डर होगा, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए, आपकी कोई भी चीज छूटेगी नहीं और आपको 100% चीजें समझ में आएंगी, ये गारंटी है। उसके बाद में आते हैं एक्सप्लेनेशन 2 पर। जहां शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहां जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो, उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा, यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी। तो ये कहता है कि यदि कोई किसी व्यक्ति ने किसी को ऐसी बॉडीली इंजरी दे दी है जिसकी वजह से जो है उसकी डेथ हो सकती है, लेकिन यदि उसको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट टाइम पर मिलता तो जो है उसकी जान बच सकती थी, तो ये भी किस में आएगा, तो ये भी जो है डेथ में आएगा। तो इसको भी हम पढ़ाएंगे कि क्यों ये जो है डेथ है। एक मिनट, अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड एक्सप्लेनेशन क्या कहता है?
थर्ड को अच्छे से पढ़ना, थर्ड पूछ लेते हैं बहुत बार। थर्ड क्या है, तीनों में से ही पूछ लेते हैं। माँ के गर्भ में स्थित किसी शिशु को मृत्यु कारित करना मानववध नहीं है। यदि माँ के गर्भ में ही किसी शिशु को मार दिया जाता है तो उसकी वो क्या होगी, वो जो होगी कोई मानववध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो होगा मिसकैरेज, वो मिसकैरेज में चला जाएगा, वो एक अलग से ऑफेंस होगा, ठीक है। क्योंकि मिसकैरेज को जो है इसमें अभी मानववध नहीं माना गया। किंतु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध की कोटि में। किंतु यदि कोई जीवित शिशु है जो पैदा हो गया, भले ही वो पैदा हुआ हो कुछ ही मिनट पहले या 30 मिनट पहले, यदि आपने उसकी डेथ कॉज कर दी है तो उसको क्या माना जाएगा, उसको मृत्यु कारित किया तो यह समझा जाएगा कि यदि भी तो वो मानववध की कोटि में आ सकेगा। भले ही वो चीज देखी जाएगी कि उसने डेथ किया है या नहीं किया, लेकिन वो जो है मानववध की कोटि में आ सकेगा यदि उसकी जन्म होने के बाद में उसको डेथ करी जाती है शिशु की। उसके बाद कहता है यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया है और यदि उस शिशु ने श्वास नहीं ली है या उसने पूर्णतः जन्म नहीं लिया हो, भले ही जो है इसके लिए इतना ही जरूरी है कि उस शिशु ने जो है श्वास ना ली हो, ये भी जरूरी नहीं है। यदि माँ के गर्भ में से उसका कोई पार्ट बाहर आ गया है उसके बाद में उसकी डेथ कॉज की है तो उसको भी जो है क्या माना जा सकता है, या तो उसको डेथ माना जाएगा या कल्पेबल होमोसाइड माना जाएगा। कल्पेबल होमोसाइड माना जाएगा। अब डेथ के लिए देखना पड़ेगा उसकी इंटेंशन, जब हम डेथ में बताएंगे, ठीक है। तो उसको जो है कल्पेबल होमोसाइड माना जाएगा। आई होप तीनों जो है इलस्ट्रेशन आपको समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स के। इस जो ये हमने पढ़ा है इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे इसके एसेंशियल एलिमेंट्स। पहला, किसी कार्य के द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई हो, ठीक है। किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई हो। दूसरा क्या है, एक मिनट, उसकी इंटेंशन हो, उसको ज्ञान हो इस चीज का, ठीक है। दूसरा, मृत्यु किसी कार्य के द्वारा की गई हो। थर्ड होगा, मृत्यु जो है ऐसी शारीरिक क्षति से परिणाम स्वरूप की गई हो, उसको ऐसी शारीरिक क्षति दी गई हो जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई हो, ठीक है। शारीरिक क्षति जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हुई हो, ठीक है, मृत्यु हुई हो। पहला, उसकी इंटेंशन भी होगी, इंटेंशन के साथ उसने एक्ट किया हो, और दूसरा उसकी नॉलेज होगी, ये भी इसमें लिख लेना, ठीक है। ये भी एसेंशियल एलिमेंट्स बनेंगे, दो, इंटेंशन और नॉलेज का। तो ये जो है इस चैप्टर के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनको आप जो है थ्योरी में भी लिख सकते हैं, और जो प्री के हिसाब से तो आपको याद रखने के लिए कि इस सेक्शन में क्या था, डेफिनेशन क्या थी, तो ये तो जो है एसेंशियल है ही, ठीक है, याद रहेंगे। इंटेंशन और नॉलेज का भी लिख लेना है आपको। तो ये 5 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। आई होप आप लोगों के जो है कल्पेबल होमोसाइड समझ में आया होगा। इसके बाद आते हैं हम सेक्शन नंबर 101 पर, सेक्शन नंबर 101 पर, हत्या पर। अब हत्या क्या है, देखिए, इसमें इसके बाद अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 101 पर।
अभी ये मैं एक साथ क्यों पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं अलग अलग ही पढ़ाता था, क्योंकि जिन लोगों के समझ में नहीं आया था एक्सप्लेनेशन जो उसके डेथ में और कल्पेबल होमोसाइड में डिफरेंस, तो अभी जो है उसमें हम आपको डिफरेंस बता देंगे। एक थोड़ा टाइम दीजिए बस, ठीक है। उसके बाद में भी कुछ हैं, लेकिन देखिए मर्डर अभी तो पूरा हो नहीं पाएगा, मर्डर के लिए कम से कम 2 से 3 लेक्चर चाहिए, तो उसमें जो है तो उसमें तो टाइम लगेगा। निकाल लिया। सेक्शन 101 मर्डर, हत्या। अब हम बात करेंगे कि हत्या कब। हत्या 4 सिचुएशन इसमें दे रखी है कि यदि उन 4 सिचुएशन में कोई एक्ट किया जाता है, उनमें किसी व्यक्ति की डेथ की जाती है, तो वो क्या होगी, वो हत्या होगी। पहला, इन कंडीशन में यदि कोई डेथ करता है तो वो हत्या है। पहला ये क्या कहता है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कायित की गई है, मृत्यु कायित करने के आशय से किया गया, इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, यदि वो कार्य जो है कैसे किया गया, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। पहला कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। ठीक है, एक मिनट दोस्तों। उसके बाद में बी, दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या कहता है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया जिससे अपराधी जानता था कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित होना संभाव्य है, जिसको वह अपहानि कारित की गई है। यदि किसी को डेथ, यदि किसी को इंजरी कॉज की गई, बॉडीली इंजरी दी गई है, तो उस व्यक्ति को पता है, देने वाले को, यदि इसको इतनी बॉडीली इंजरी दी गई कि इससे डेथ हो जाएगी, फिर भी वो ऐसी इंजरी उसको देता है, तो वो क्या है, वो डेथ होगी। ठीक है। उसके बाद में सी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बॉडीली इंजरी। उसके बाद में सी क्या कहता है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, वो एक्ट जिससे मृत्यु कारित की गई है, वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया है, वो किसी व्यक्ति को जो है शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया है, और वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। मतलब कि उसको ऐसी बॉडीली इंजरी दी गई हो जो कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में, मतलब कि सामान्य तौर पर यदि किसी व्यक्ति को इतनी इंजरी दी जाती है तो उसकी डेथ हो जाती है, उसको इतनी इंजरी दी जाती है। ठीक है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, टू कॉज डेथ, याद रहेगा, ऑर्डिनरी कॉज ऑफ नेचर टू कॉज, मतलब कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी यदि उसको ऐसी इंजरी। उसके बाद डी आ गया। डी क्या है, वो कार्य जो है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, करने वाला व्यक्ति है जानता है कि उसका वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिक संभाव्यता है कि यदि वह कार्य कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे कारित होना संभाव्य है कि वह मृत्यु कारित करने के या पूर्वोक्त रूप से क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए प्रति हेतु के बिना कार्य करे। मतलब कि वो कार्य जो है इतना खतरनाक था कि यदि उसको पता है कि यदि वो एक्ट किया गया तो इसकी वजह से जो उसकी डेथ हो सकती है, फिर भी जो है वो उस एक्ट को कर रहा है, तो वो क्या होगा, तो वो होगा मर्डर। तो तब जो है वो कंडीशन में क्या कहलाएगा, मर्डर। ठीक है, याद रहेगा ये चारों आपको याद होने चाहिए, चारों याद करने जरूरी हैं, बहुत एसेंशियल हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अब आते हैं इसके इलस्ट्रेशंस पर। इलस्ट्रेशन देखेंगे,
इलस्ट्रेशन क्या कहते हैं? इलस्ट्रेशन कहते हैं कि डी को मार डालने के आशय से ए उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप डी की मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या है? ये हत्या है भाई। ए जो है, यदि मैं किसी व्यक्ति को मारने के लिए सीधा उस पर गोली चला देता हूं तो ये क्या है? हत्या है। इसमें जो है इंटेंशन जो है उसकी देखी जाती है। बी, यह जानते हुए कि डी ऐसे रोग से ग्रस्त है कि संभाव्य है कि एक प्रहार में उसकी मृत्यु हो जाए, शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से उस पर आघात करता है, उस प्रहार के परिणाम स्वरूप डी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ ए हत्या का दोषी है। ए को ये पता है कि वो जो है क्या है, वो ऑलरेडी जो है बीमार है, वो उसकी पहले ही कंडीशन खराब है, उसको पता है कि यदि इसको एक घूंसा मारा तो उसकी डेथ हो सकती है, तो फिर भी लेकिन वो उसको मुक्का मारता है तो जिससे उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ए डेथ का दोषी होगा। यदि वह प्रहार किसी अच्छे स्वस्थ व्यक्ति पर किया जाता तो शायद उसकी मृत्यु ना होती, किंतु यदि ए यह जानते हुए कि डी उस रोग से ग्रस्त था उस पर ऐसा प्रहार करता है जिससे उसके अच्छे स्वास्थ्य व्यक्ति अनुसाधारण क्रम में नहीं मरता, तो वह ए शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से हो तो हत्या का दोषी नहीं है। मतलब कि यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति को घूंसा मारता, मुक्का मारता तो उसकी डेथ नहीं होती, तब तो जो है वो मर्डर के लिए लायबल नहीं होते। लेकिन उसको पता है वहां पर कि उसको स्पेसिफिक पता है कि इस व्यक्ति को जो है बीमार है, इसकी शारीरिक कंडीशन ठीक नहीं है, यदि इसको एक घूंसा मारा, मुक्का मारा तो उसकी जो है डेथ हो सकती है, फिर भी वो जो है उसको एक्ट करता है, तो वो वहां पर क्या होगा, वो वहां पर डेथ के लिए लायबल होगा। उसके बाद में आते हैं सी पर। देखिए ये इलस्ट्रेशन अपने आप में सारे ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी इलस्ट्रेशन को छोड़ना नहीं है। मैं बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, इलस्ट्रेशन भर भर के पूछे जाते हैं एग्जाम में। डी को तलवार या लाठी से ऐसे घाव ए सास्य करता है जो प्रकृति के साधारण अनुक्रम में किसी मनुष्य की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, परिणाम स्वरूप डी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर डी दोषी है। ठीक है, मतलब कि ए जो है डी की गर्दन पर जो है तलवार ऐसे चला देता है। अब उसको पता है कि इससे जो है प्रकृति के साधारण अनुक्रम में यदि किसी की गर्दन पर तलवार चलाई जाएगी तो उसकी डेथ हो जाएगी, फिर भी वो ऐसा करता है तो वो डेथ के लिए लायबल होगा। यहाँ पर जो है डेथ और कल्पेबल होमोसाइड होता है कंप्लीट। उसके बाद में आप लोगों का सबसे बड़ा जो डाउट है डेथ एंड कल्पेबल होमोसाइड में डिफ्रेंशिएट करना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। बिकॉज यदि अभी हम करवाने जाते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, जिसकी वजह से जो है देख नहीं पाएंगे। और सारी चीज़ें जो है एक ही दिन में यदि समझा दे जाएं एसेंशियल और जो कि इतनी इंपॉर्टेंट हैं तो वो भी ठीक नहीं है। आज के लिए 2 ही सेक्शन याद रखिए। इसमें जो है कुछ और चीज़ें भी बच रही हैं, जैसे कि 101 में बच रही है मर्डर के एक्सेप्शन। ठीक है, मर्डर के एक्सेप्शन, या फिर आप दूसरी भाषा में बोल सकते हो कि कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कि कल्पेबल होमोसाइड जो है कब मर्डर नहीं है। तो इसमें डिफरेंशिएट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को जो है इतना समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।